हेलो एवरीवन, मैं हूं सुजीत शुक्ला। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। बिना टाइम वेस्ट करे देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। प्रूव दैट every Euclidean domain is principal ideal डोमेन। क्या कह रहा है यहां से? आपको प्रूव करना है कि जो भी यूक्लिडियन डोमेन होता है, एवरी यूक्लिडियन डोमेन, ये क्या रहता है? एक प्रिंसिपल आइडियल डोमेन रहता है। ये प्रूव करना है आपको। प्रिंसिपल आइडियल डोमेन याद है आप लोगों को क्या होता था? एक ऐसा इंटीग्रल डोमेन जिसके पूरे के पूरे आइडियल क्या हो? प्रिंसिपल हो, मतलब जो जनरेट होते हो बाय अ सिंगल एलिमेंट। पढ़े थे ऐसा, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल आइडियल डोमेन कहते हैं। और यूक्लिडियन डोमेन याद है आप लोगों को क्या था? यूक्लिडियन डोमेन हमने पिछले लेक्चर में करा था। यूक्लिडियन डोमेन क्या होता है? एक इंटीग्रल डोमेन होता है। पढ़े थे हमने यूक्लिडियन डोमेन। ये क्या होता है? एक इंटीग्रल डोमेन होता है जिसपे कम से कम दो एलिमेंट हो और वहां पे एक मैपिंग एग्जिस्ट करती हो। किससे? जो आपका जो भी डोमेन दिया हुआ है उससे z में, जहां पे ये जो वैल्यू मैप होनी चाहिए हमेशा किसके साथ? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के साथ मैप होनी चाहिए। यानी जो इनकी इमेज है वो क्या बननी चाहिए? नॉन नेगेटिव बननी चाहिए। और किनकी? हर एक नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ डी की। फिर उसके बाद आप डी के कोई भी दो एलिमेंट लो, नॉन जीरो एलिमेंट, उनका मल्टीप्लीकेशन की जो इमेज बनेंगी वो सिंगल एलिमेंट की इमेज से बड़ी बनेंगी या इक्वल बनेंगी। और लास्ट कि आप कोई भी एलिमेंट उठाओ डी का और एक नॉन जीरो एलिमेंट लो डी का, तो वहां पे एग्जिस्ट करेंगे दो एलिमेंट क्यू और आर। किस तरीके से? कि आप इसमें डिवीजन अल्गोरिदम लगा सके कि ए की वैल्यू रहेंगी बी क्यू प्लस आर, जहां पे या तो आर जीरो आएगा या तो इमेज ऑफ आर छोटी रहेंगी इमेज ऑफ बी से। पढ़े थे ऐसा? तो आपको हमेशा डेफिनेशन थोड़ा सा अच्छे से याद रखनी है ताकि आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सके। तो हमें क्या दिखाना है यहाँ पे? कि जो भी यूक्लिडियन डोमेन होते हैं वो क्या होते हैं? प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होते हैं। तो आप सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट डी बी एनी यूक्लिडियन डोमेन। तो मैंने एक रैंडमली यूक्लिडियन डोमेन उठा लिया। तो ये रैंडमली उठाए हुए डी के लिए जो भी चीज प्रूव हो गई वो सबके लिए भी प्रूव हो जाएंगी। मुझे क्या प्रूव करना है? कि डी क्या बना है? प्रिंसिपल आइडियल डोमेन बना है। इसके लिए सबसे पहले इसका क्या बनना जरूरी है? इंटीग्रल डोमेन बनना जरूरी है। और मैंने डेफिनेशन में ही देखा था यूक्लिडियन डोमेन होने के लिए पहली कंडीशन क्या होती है? वो इंटीग्रल डोमेन होना चाहिए। तो दिस इंप्लाइज D is an इंटीग्रल डोमेन। करके D क्या हो गया यहाँ पे? इंटीग्रल डोमेन हो गया। अब आप देखिए, आपको कह रहा है आपको इसे प्रूव करना है प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। इसके लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा? इसके जितने भी आइडियल है वो जनरेट होते हैं बाय अ सिंगल एलिमेंट होते हैं। तो चलिए हम आइडियल ले लेते हैं। तो आप लिखते हैं लेट एस बी एनी आइडियल ऑफ डी। मैंने ले लिया एस, कोई तो भी आइडियल है डी का। तो मुझे एक चीज तो पता है कि ये जो जीरो एलिमेंट होता है ये तो सबका आइडियल होता है। तो इफ एस में सिर्फ और सिर्फ ये जीरो एलिमेंट आए तो हम कह सकते हैं क्या? देन एस इज अ प्रिंसिपल आइडियल। देन एस is a principal ideal generated by जीरो। यानी किससे जनरेट हो रहा है? जीरो से। क्योंकि किसके अंदर एक ही एलिमेंट है तो मैं बोल सकता कि वो किससे जनरेट हो रहा है? जीरो से जनरेट हो रहा है। ये चीज समझ में आया? सेकेंड, हो सकता है
कि एस के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये 0 एलिमेंट है, ऐसा जरूरी नहीं है, यानी इसमें कोई तो भी नॉन जीरो एलिमेंट भी प्रेजेंट है। तो आप लिखेंगे देन देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो एलिमेंट जो बिलोंग करेंगे एस में। और मैं कौन सा वाला नॉन जीरो एलिमेंट लूंगा? वेयर del A is the least या तो is the minimal value among all non-zero values of S। ये चीज समझ में आया? हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर मैं कभी भी मैपिंग लगा रहा हूं, ठीक है, तो मैंने ऐसे एक आइडियल लिया हूं, तो इस आइडियल के जो एलिमेंट्स होंगे वो जाके मैप करेंगे यहाँ पे, किस पे? Z में। Z के अंदर आपको मैपिंग कहां पे लेके जाना पड़ता है? नॉन नेगेटिव वैल्यू के अंदर लेके जाना पड़ता है। तो नॉन नेगेटिव वैल्यू मतलब कहां पे हो सकता है? 0 1 2 3 4, ये सब काय की वैल्यू आएंगी? डेल की वैल्यू आएंगी। अब मैं डेल ए ऐसा चूज कर रहा हूं जिसके लिए ये इमेज कैसी हो? सबसे छोटी हो, तो मैंने वाला ए एलिमेंट लिया हूं। तो ए मैंने ऐसा नॉन जीरो एलिमेंट लिया हुआ है इसका, जहां पे डेल ए ये क्या है? मिनिमम वैल्यू है अमॉन्ग ऑल नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ एस, यानी जितनी भी नॉन जीरो वैल्यू है एस की, उनके लिए सबसे छोटी इमेज बन रही है यहां पे। समझ में आ रहा है? और आपको याद हो तो डेल को हम क्या बोलते हैं? यूक्लिडियन वैल्यूएशन। ये भी लिख लो अगर आप लोगों को दिक्कत है तो। यहां पे हियर डेल इज एन यूक्लिडियन वैल्यूएशन ऑफ डी। डेल क्या है यहां पे? यूक्लिडियन वैल्यूएशन है डी का है। जब हम लोग डेफिनेशंस वगैरह लिख रहे थे तब मैंने आपको लिखाया था, अगर आप लोगों को याद हो तो। डेल क्या होता है यहां पे? यूक्लिडियन वैल्यूएशन होता है। समझा यहां तक? किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है? अब हमने लिया है कि यहां पे ए जो है ये ऐसा एलिमेंट है एस का नॉन जीरो जिसके लिए आपको क्या मिलता है? मिनिमम वैल्यू मिलता है। बाकी कितने भी नॉन जीरो वैल्यू ऑफ एस लो तो सबसे छोटी इमेज किसकी बनती है? ए की। हम क्या करेंगे? हम दिखाएंगे ये जो एस है ये जनरेट होगा बाय एन एलिमेंट, दिखाएंगे। क्योंकि हमें क्या दिखाना है? प्रिंसिपल आइडियल डोमेन दिखाना है। प्रिंसिपल आइडियल डोमेन कब बनेगा? जब इसके जितने आइडियल हो वो जनरेट हो बाय अ सिंगल एलिमेंट होने चाहिए। अब वो सिंगल एलिमेंट हम कौन लेंगे? यहां पे ए लेंगे। तो आप लिखेंगे वी हैव टू शो दैट एस इज जनरेटेड बाय ए। प्रूव करना है, दैट इज हमें दिखाना है कि एस की वैल्यू आ जाए जनरेटेड बाय ए। ए से जनरेट हो रहा मतलब ए इंटू डी के फॉर्म में आ रहा है। मतलब ये जो डी है यहां से एलिमेंट आते जाएंगे और वो ए से मल्टीप्लाई होते जाएंगे। आप लोगों को याद है ना, इसी तरीके से लेते थे हम कि रिंग का एक एलिमेंट आएगा और आर के साथ आएगा, तो हम लोग ऐसा दिखाते थे एस इज इक्वल टू ए आर, जहां पे आर एलिमेंट कहां से आते थे? रिंग से आते थे। दिखाते थे ऐसा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? यहां तक उम्मीद है किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए हम लेते हैं सबसे पहले नाम। अब अगर मैं एक सेट बनाने की कोशिश करूं ए डी के फॉर्म में, ठीक है, जो ए डी है ये वाला अगर मैं सेट बनाने की कोशिश करूं, इसी को इक्वल दिखाना है, तो ए डी के अंदर किस टाइप के एलिमेंट आएंगे? ए इंटू डी के फॉर्म में आएंगे, जहां पे डी किसके एलिमेंट रहेंगे? डी एलिमेंट रहेंगे डी के, आएंगे इस फॉर्म में। किसी को कोई दिक्कत नहीं? यानी ए के राइट साइड से अगर कोई भी मेरे इस गिवन इंटीग्रल डोमेन का एलिमेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो किसके अंदर चला जाएगा?
ए इंटू डी के अंदर चला जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब आप एक चीज बताइए, हियर ए किसका एलिमेंट है? ए एलिमेंट है एस का। ए किसका एलिमेंट है? एस का। अगर मैं कोई भी एक एलिमेंट डी लेता हूं, डी का, तो ए इंटू डी किसके अंदर आएगा? एस के अंदर। फॉर एवरी डी बिलोंगिंग टू डी आएगा। ऐसा क्यों? सिंस एस इज एन आइडियल ऑफ डी। एस क्या है यहां पे? आइडियल है डी का। अगर आप लोगों को याद हो, अगर एस को हम आइडियल लेते थे आर का, तो अगर मैं एस से कोई भी एलिमेंट लू ए और आर कोई भी एलिमेंट लू आर से, तो चाहे ए इंटू आर लू चाहे आर इंटू ए लू, दोनों के दोनों किसके अंदर आते थे? एस के अंदर। बस अब मैंने यहाँ पे आर से यूक्लिडियन डोमेन दिखाने के बजाय कैसे दिखाया हूं? डी से। अगर आपको ऐसा कंफ्यूजन हो रहा है तो डी को रिप्लेस कर दो आर से, तो यहाँ पे हर एक जगह पे डी की जगह क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। और आपको पता है कि ए इंटू डी ये भी एलिमेंट किसके अंदर जाता है? एस के अंदर। क्यों? क्योंकि एस क्या है यहाँ पे आपको दिया हुआ? आइडियल दिया हुआ है। आएगा यानी ए इंटू डी, ये ऐसे जितने भी एलिमेंट है ए डी के, वो सबके सब किसके अंदर आ रहे हैं? एस के अंदर आ रहे हैं। तो मैं कह सकता क्या? ए डी इज अ सबसेट ऑफ एस। कह सकता हूं। आपको याद है ना, आपको अगर दो सेट को इक्वल दिखाना है, सबसे बढ़िया तरीका क्या है? दिखा दो ए डी सबसेट है एस का, दिखा दो एस सबसेट है ए डी का। अगर ये दोनों एक दूसरे के सबसेट बन जाएंगे तो हम कह सकते हैं दोनों के दोनों कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। अभी मैंने दिखा दिया ए डी सबसेट है एस का। अब दिखाना पड़ेगा कि एस सबसेट है ए डी का। अब क्या दिखाना है? एस सबसेट है ए डी का। तो चलो उसके लिए क्या करेंगे? आप एस का कोई भी एक रैंडम एलिमेंट उठा लेंगे। तो आप लिखेंगे लेट एक्स, ये कोई भी रैंडम एलिमेंट उठा लिया मैंने एस का, बी एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट। अब अगर ये x किसके अंदर चला जाए? ये x चले जाए a इंटू डी के अंदर, तो मैं कह सकता कि मेरा s सबसेट हो जाएगा a d का। हो जाएगा। अब बताओ, मैंने x एलिमेंट लिया हूं s का, a क्या है? a है नॉन जीरो एलिमेंट, a है नॉन जीरो एलिमेंट s का, a है नॉन जीरो एलिमेंट s का। तो मैं कह सकता क्या? देयर एग्जिस्ट दो एलिमेंट, कौन कौन से? q और r, जो किसके अंदर क्या आएंगे? हमारे डोमेन के अंदर क्या आएंगे? सच दैट, किस तरीके से कि आप इस नंबर को लिख सकते इस नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करके, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, वेयर आइदर ये रिमाइंडर जीरो आ जाएगा और जो इमेज बनेगी रिमाइंडर की वो छोटी रहेंगी इमेज ऑफ दिस एलिमेंट जिससे आपने इसको डिवाइड किया है। समझ में आया? ये क्या है? हमारी डेफिनेशन ऑफ यूक्लिडियन डोमेन, कि आप कोई भी रैंडम एलिमेंट उठाओ एस का, उसको अगर आप एक नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ एस से डिवाइड करेंगे तो आप वहां पे डिवीजन एल्गोरिथम लगा सकते, तो वहां पे क्यू और आर एलिमेंट रहेंगे आपके उस डोमेन के कि आप x को लिख सकते a इंटू क्यू प्लस आर, यानी डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, जहां पे रिमाइंडर या तो जीरो हो जाएगा या तो इमेज ऑफ दिस रिमाइंडर विल बी लेस देन इमेज ऑफ डिविजर, यानी इमेज ऑफ a आएगा। तो चलो अगर हम लेते हैं इफ रिमाइंडर हो जाए जीरो, देन बताओ x की वैल्यू क्या बनेगी? a क्यू प्लस जीरो, यानी x की वैल्यू आ गई a इंटू क्यू, जहां पे q किसका एलिमेंट आ रहा है? d का। और अगर आप गौर से देखो, कोई भी एलिमेंट अगर a इंटू d के एलिमेंट के फॉर्म में आ जाए तो किसके अंदर आ जाएगा? a d के अंदर। तो a इंटू d का एलिमेंट, तो ये किसके अंदर आ जाएगा? d के अंदर आएगा। किसके अंदर आ जाएगा? a d के अंदर।
आएगा, समझा, क्योंकि ये a इंटू डी का एलिमेंट है और a इंटू डी का एलिमेंट हमेशा कौन से सेट के अंदर आ रहा है, ए डी के अंदर आ रहा है। तो इस केस में x बिलोंग कर जाएगा ए डी को। x किसका एलिमेंट था, s का, और कैसा था, आर्बिट्ररी एलिमेंट, यानी आप s का कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट उठाओ किसके अंदर आ रहा है, ए डी के अंदर आ रहा है, यानी s का हर एक एलिमेंट ए डी में प्रेजेंट है। तो इन दिस सिनेरियो s इज अ सबसेट ऑफ ए डी। आएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिल जाएगा मुझे, या तो अभी को है ना, इसको ऐसे ही रखो, एस इज अ सबसेट ऑफ ए डी, लिखे ऐसा। सेकेंड सिनेरियो, अगर आर इज इक्वल टू 0 नहीं आया तो इफ आर इज नॉट इक्वल टू 0, आर कैसा एलिमेंट मिला हमको, नॉन जीरो एलिमेंट मिला। तो एक्स की वैल्यू क्या आएंगी, ए क्यू प्लस आर। तो मैं यहां से आर की वैल्यू निकाल सकता, क्या निकाल सकता, क्या आएंगी, एक्स माइनस ए क्यू आएगी। अब आप एक चीज बताओ, ए किसका एलिमेंट है, एस का, क्यू किसका एलिमेंट है, डी का, एस इज एन आइडियल। तो a इंटू क्यू, ये भी किसका एलिमेंट आएगा, s का आएगा। ऑल्सो x किसका एलिमेंट है, s का, ए क्यू किसका एलिमेंट है, s का। तो इनका डिफरेंस x माइनस ए क्यू, ये भी किसका एलिमेंट आएगा, s का। भूले तो नहीं, पिछली चीजें सबकी सब याद है कि अगर मैं दो एलिमेंट लूंगा s के तो उनका डिफरेंस भी किसके अंदर आएगा, s के अंदर आएगा। यानी ये पूरा का पूरा एलिमेंट किसके अंदर आ रहा है, s के अंदर। और r की वैल्यू कैसे इक्वल है, x माइनस ए क्यू। तो अगर राइट हैंड साइड s का एलिमेंट है तो लेफ्ट हैंड साइड भी s का एलिमेंट होगा। तो आप कह सकते हैं देयरफॉर r एलिमेंट बन जाएगा s का। वेयर आपको क्या मिलेगा, वेयर इमेज ऑफ R इज लेस देन इमेज ऑफ A। लेकिन ये पॉसिबल है क्या, नहीं, विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा है, हमने A एलिमेंट को ऐसा सिलेक्ट किया था कि डेल A की वैल्यू कैसी रहनी चाहिए, मिनिमम वैल्यू रहनी चाहिए। आप यहां पे रीजन डालेंगे, सिंस या तो एज डेल ए इज मिनिमल वैल्यू। समझ में आया। तो ये वाला सिनेरियो पॉसिबल नहीं है, तो दिस इंप्लाइज आर शुड बी इक्वल टू 0। समझ में आया, यानी आर की वैल्यू 0 नहीं रह सकती इस केस में। क्यों नहीं रह सकती, क्योंकि डेल आर कभी भी डेल ए से छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि हमने डेल ए को सबसे छोटा लिया था। एंड व्हेन r इज इक्वल टू 0, जब r इज इक्वल टू 0 होता है तो हमने पढ़ा है s इज अ सबसेट ऑफ ए डी। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, तो मैं इसे देता हूं इक्वेशन नंबर 3। तो आप चाहो तो ऐसा लिख सकते, फ्रॉम 1 एंड 3 या फ्रॉम 1 एंड 2, जैसा भी लिखना है, फ्रॉम 1 एंड 2 लिखो, फ्रॉम 1 एंड 2। इसको इक्वेशन 3 मत दो, सिर्फ दिखा दो कि एस सबसेट है ए डी का। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या दिखा दिया आपने, ए डी सबसेट है एस का, एस सबसेट है ए डी का, दिखा दिया। तो दोनों के दोनों इक्वल होने चाहिए, तो एस की वैल्यू इक्वल आ जाएंगी ए डी से। और ए इंटू डी को मैं कह सकता हूं एलिमेंट जनरेटेड बाय ए आ रहा है, यानी एस जनरेट हो रहा है बाय एलिमेंट ए। तो आप लिखेंगे देयरफॉर एस is a principal ideal generated by A। तो आप देख रहे हैं, अगर आप 0 एलिमेंट वाला ले रहे हैं तब भी आपको प्रिंसिपल आइडियल ले रहा है, और आप ऐसा आपका आइडियल ले रहे हैं जिसमें 0 के अलावा भी और एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो वो रैंडमली आर्बिट्ररीली उठाया हुआ आइडियल भी आपको क्या दे रहा है, प्रिंसिपल आइडियल दे रहा है। तो आप कह सकते देयरफॉर एवरी
आइडियल ऑफ डी इज प्रिंसिपल आइडियल, यानी उसके जितने आइडियल है वो कैसे हैं, प्रिंसिपल आइडियल है। दिस इंप्लाइज डी इज अ प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, और आपको यही प्रूव करना था, तो आप लिखेंगे फाइनल आंसर, हेंस एवरी यूक्लिडियन डोमेन इज प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। तो आप देख रहे हैं, अगर हमारे दिमाग में डेफिनेशंस अच्छे से बैठी हुई है तो क्वेश्चंस में ज्यादा दिक्कत नहीं होंगी, लेकिन अगर हमारी डेफिनेशंस में घापा है फिर हम लोग इसको अच्छे से सॉल्व नहीं कर सकते। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, हमें दिया हुआ था यूक्लिडियन डोमेन, हमें प्रूव करना था प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। मुझे डेफिनेशन याद है कि प्रिंसिपल आइडियल डोमेन क्या होता है, एक इंटीग्रल डोमेन जिसका हर एक आइडियल प्रिंसिपल, यानी हर एक आइडियल कोई ना कोई एलिमेंट से जनरेट होता हो। तो हमने डी से रिप्रेजेंट किया है यूक्लिडियन डोमेन। मुझे पता है यूक्लिडियन डोमेन की शुरुआती होती है जहां पे डी क्या होता है, इंटीग्रल डोमेन। तो कोई भी यूक्लिडियन डोमेन तब बन सकता है जब वो क्या हो, इंटीग्रल डोमेन हो। तो हमें यूक्लिडियन डोमेन दिया हुआ है, यानी इंटीग्रल डोमेन भी दिया हुआ है, तो हमने लिखा डी इज एन इंटीग्रल डोमेन। तो पहला काम तो हो गया, इंटीग्रल डोमेन तो दिख गया। अब बस क्या दिखाना है कि ये जनरेट होता है बाय सिंगल एलिमेंट। तो मैंने एक रैंडम आइडियल उठा लिया, तो मैंने लिखा एस बी एनी आइडियल ऑफ टी। अब ऐसा आइडियल है, मुझे पता है एक आइडियल तो पक्के में होता ही है सबका, वो कौन होता है, जीरो। तो मैंने लिखा अगर एस के अंदर सिर्फ और सिर्फ जीरो एलिमेंट प्रेजेंट है तो एस क्या रहेगा, प्रिंसिपल आइडियल रहेगा जो जनरेट होगा बाय दिस जीरो एलिमेंट। तो पहले तो काम बड़ा आसान हो गया। अब लेकिन अगर एस में जीरो के साथ साथ और एलिमेंट भी आते हो, यानी नॉन जीरो एलिमेंट भी आते हो, तो आपने लिखा देन देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो एलिमेंट विच बिलोंग्स टू एस। बस अब यहाँ पे क्योंकि यूक्लिडियन डोमेन है तो हमें इमेज की भी बात करना पड़ेगा। तो मैंने लिखा वेयर डेल ए इज द मिनिमम वैल्यू अमॉन्ग ऑल नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ एस, यानी आप एस के जितने भी एलिमेंट है उनकी आप नॉन जीरो एलिमेंट्स की इमेज बनाएंगे। तो मैं ऐसा एलिमेंट उठा रहा हूं एस का जिसके लिए वो इमेज सबसे छोटी वैल्यू बने। तो डेल ए इज द मिनिमम वैल्यू अमॉन्ग ऑल नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ एस। डेल क्या है यहाँ पे, यूक्लिडियन वैल्यूएशन। क्या है डेल यहाँ पे, यूक्लिडियन वैल्यूएशन, याद रहेगा। अब हम लोगों को क्या दिखाना है कि s जो है वो जनरेट होता है बाय एन एलिमेंट। हमने सबसे छोटा एलिमेंट क्या लिया, a, तो हम दिखाएंगे कि s जनरेट होता है बाय a। s जनरेट होता है बाय a मतलब s इज जनरेटेड बाय a। a से जनरेट कैसे होता, हम रिंग का एक एक एलिमेंट उठा के मल्टीप्लाई करते जाते, तो a इंटू डी के फॉर्म में आएगा हमारा। तो हम देखो a इंटू डी के अंदर कैसे एलिमेंट आएंगे, a d, जहां पे d एलिमेंट आएंगे d से। a एलिमेंट है s के अंदर, डी एलिमेंट मैंने लिया डी का, तो a इंटू डी ऐसे एलिमेंट किसके अंदर आएंगे, s के अंदर। ये चीज ट्रू रहेंगी फॉर एवरी डी बिलोंगिंग टू डी, क्योंकि s क्या है, आइडियल है। तो a इंटू डी ये सबसेट हो गया s का। यहाँ पे अगर आप एवरी डी वाला लिखना भी भूल गए तो आपके मार्क कटेंगे क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि हमने एक आर्बिट्ररी एलिमेंट उठाया। जो चीजें आर्बिट्ररी एलिमेंट के लिए ट्रू रहती है वो सबके लिए भी ट्रू रहती है। तो आप चाहते हैं यहाँ पे फॉर एवरी डी बिलोंगिंग टू डी लिखो तो भी चलेगा, नहीं लिखो तो भी चलेगा। तो a इंटू डी सबसेट हो गया किसका, s का। अब दिखा दो कि s सबसेट है ए डी का। वो कब होगा, जब आप उसका एक आर्बिट्ररी एलिमेंट उठाओ और दिखा दो इधर अंदर जा रहा है। तो x ये एक आर्बिट्ररी एलिमेंट लिया मैंने s का, a क्या है, नॉन जीरो एलिमेंट है s का, और क्योंकि ये यूक्लिडियन डोमेन है तो बाय डेफिनेशन क्या रहेगा, कोई भी एलिमेंट उठाओ आप s के अंदर का, उसको जब आप डिवाइड करोगे a से तो वहां पे क्वोशंट और रिमाइंडर आपको किसके अंदर से मिलेंगे, आपके डोमेन के अंदर से। किस तरीके से कि x की वैल्यू रहेंगी a क्यू प्लस r, जहां पे या तो रिमाइंडर जीरो आएगा या तो इमेज ऑफ रिमाइंडर छोटी रहेंगी इमेज ऑफ एलिमेंट जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर r की वैल्यू जीरो हो गई, रिमाइंडर जीरो हो गया, तो x क्या बनेगा, a क्यू प्लस जीरो, यानी a इंटू क्यू। क्यू किसका एलिमेंट है, d का। तो a इंटू डी का एलिमेंट ऐसा फॉर्म में आ रहा है, तो x एलिमेंट किसके अंदर जा रहा है, a इंटू डी के अंदर जा रहा है। a इंटू क्यू क्या है, d का एलिमेंट। तो किसका एलिमेंट बन गया, a d का एलिमेंट बन गया, क्योंकि a d के अंदर कैसे एलिमेंट आ रहे थे, a d, जहां पे d आ रहा था d के अंदर से। यानी a अगर सामने आ रहा है, पीछे कोई भी d का एलिमेंट आ रहा है तो वो a d के अंदर आएगा। a पीछे से आ रहा है d का एलिमेंट, तो किसके अंदर चला गया, AD के अंदर। यानी मैंने कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट उठा हुआ S का, वो किसके अंदर पहुंच रहा है, AD के अंदर। ऐसा कब होता है, जब S इज अ सबसेट ऑफ AD होता है। सेकेंड सिनेरियो भी हो सकता था कि R की वैल्यू अगर जीरो
नहीं हो तो उस केस में क्या होगा, x की वैल्यू इक्वल आएंगी ए क्यू प्लस आर से। तो आर क्या मिलेगा, x माइनस ए क्यू मिलेगा। ए किसका एलिमेंट है, ए एलिमेंट है एस का, क्यू किसका एलिमेंट है, डी का। तो जब भी आप s इंटू डी लेंगे, हमने पढ़ा था ना, अगर a एलिमेंट है s का, r एलिमेंट है r का, तो ए आर लो चाहे आर ए लो, दोनों के दोनों आते हैं s के अंदर जब s क्या हो, आइडियल हो। क्योंकि यहाँ पे हमने यहाँ पे लिया है r के जगह d, तो d का एलिमेंट आ रहा है, s का एलिमेंट आ रहा है, तो a इंटू क्यू भी किसके अंदर आएगा, s के अंदर आएगा। अब ये भी s का एलिमेंट है, x भी s का एलिमेंट है, s के दो एलिमेंट अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे, s आइडियल है, तो वो भी किसके अंदर आएंगे, s के अंदर आएंगे। यानी उस केस में r किसके अंदर आ जाएगा, s के अंदर आ जाएगा। और अगर r की वैल्यू 0 नहीं है, मतलब डेल आर लेस रहेगा डेल ए से, तो डेल आर लेस रहेगा डेल ए से, जो पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने ए को चूज ही ऐसा किया था कि यहाँ पे क्या बने, मिनिमम वैल्यू बने, यानी इमेज सबसे छोटी इसी की बने। मतलब आपका आर एस के अंदर आ रहा है, लेकिन ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही। दिस इंप्लाइज आर क्या होना चाहिए, 0 एलिमेंट होना चाहिए एस का। क्या होना चाहिए उस केस में, आर 0 एलिमेंट होना चाहिए एस का। आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो आर अगर 0 आ गया तो आपको क्या मिल जाएगा, S इज अ सबसेट ऑफ ए डी। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था अगर R की वैल्यू 0 है तो S सबसेट बनता है ए डी का। आया, तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या बोल सकते हैं, S इक्वल है ए डी से, और A इंटू डी क्या हो रहा है, जनरेटेड बाय A। यानी आप A एलिमेंट से रिंग के हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते जा रहे हो, तो आपको क्या मिल रहा है, S मिल रहा है। तो S क्या हो गया, प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय A। और S क्या था, एक रैंडम आइडियल था। तो जो भी आप रैंडम आइडियल ले रहे हो वो भी क्या बन रहा है, प्रिंसिपल आइडियल बन रहा है। तो देयरफॉर एवरी आइडियल ऑफ डी इज प्रिंसिपल आइडियल, यानी डी क्या हो गया, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन हो गया। और यही प्रूव करना था आपको। तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है सबको समझाऊंगा, ज्यादा हार्ड कुछ नहीं लगाऊंगा इसमें। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है प्रूव दैट। अब देखो यहाँ पे आपको जेड आई करके पूछ सकता है, या तो गॉसियन इंटीजर करके पूछ सकता है। तो प्रूव दैट जेड आई यानी गॉसियन इंटीजर इज एन यूक्लिडियन डोमेन। क्या प्रूव करना है आपको, जेड आई ये क्या फॉर्म करता है, आपका एक यूक्लिडियन डोमेन फॉर्म करता है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहली चीज तो आपको पता होना चाहिए जेड आई दिखता कैसा है। तो आप लिखेंगे वी नो दैट जेड आई। याद रखिएगा जेड आई हमेशा इस फॉर्म में होता है, ए प्लस आई बी के फॉर्म में, जहां पे ए और बी क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। मतलब आपको वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेना है जिसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों के दोनों क्या हो, इंटीजर्स हो। तो वो आते हैं आपके गॉसियन इंटीजर्स आते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। तो वी नो दैट जेड आई। अब याद रखिएगा जेड आई ये होता है इज अ सब रिंग ऑफ सी। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है, सब रिंग, जो होता है p प्लस आई क्यू के फॉर्म में, जहां पे p और q कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं। तो याद रखिएगा, क्योंकि देखिए जेड आई के अंदर कौन से आपके इमेजिनरी नंबर्स आएंगे, जो इस फॉर्म में 1 प्लस 2i 3 प्लस 5i, जो इस फॉर्म में वो आएंगे क्या 3 प्लस 5 प्लस 5/2i। इस तरह के आएंगे क्या, नहीं आएंगे। या तो फिर मैं ऐसा लिखूँ √3 प्लस √2i। इस तरीके के नंबर आपके जेड आई के अंदर आएंगे क्या, नहीं। लेकिन ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, तो ये सब के सब नंबर्स किसके अंदर आते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। और कॉम्प्लेक्स नंबर का ही एक ये सबसेट है, कौन सा,
जेड आई। तो याद रखिएगा आपका हमेशा जेड आई जो होता है ये होता है सब रिंग ऑफ सी, यानी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का ये क्या होता है, सब रिंग होता है। और हमें पता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये क्या फॉर्म करता है, फील्ड फॉर्म करता है। ऑल्सो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म्स अ फील्ड। अब ये एक प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, क्या, सब रिंग ऑफ अ फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। यहाँ पे इतने ज़्यादा थ्योरम्स है ना कि आप उसको करते जाओ वो कभी ख़त्म नहीं होंगे। तो आपको कुछ कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो अच्छे से याद करके रख लेना है। जैसे ये हो गया कि सब रिंग ऑफ अ फील्ड, ये हमेशा क्या फॉर्म करता है, इंटीग्रल डोमेन फॉर्म करता है। क्योंकि हमें अगर देखो यहाँ पे यूक्लिडियन डोमेन दिखाना है आपको, मतलब सबसे पहली चीज डेफिनेशन लगाने के लिए आपको उसको क्या दिखाना पड़ेगा, इंटीग्रल डोमेन। तो याद रखिएगा सब रिंग ऑफ अ फील्ड ये हमेशा क्या बनाता है, इंटीग्रल डोमेन बनाता है। तो दिस इंप्लाइज जेड आई सब रिंग है। तो जेड आई इज एन इंटीग्रल डोमेन। तो जेड आई यहाँ पे क्या बन गया हमारे लिए, एक इंटीग्रल डोमेन बन गया। तो उम्मीद है यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होंगी। अब हम आते हैं हमारी डेफिनेशन की ओर वापस से, क्योंकि हमें यहाँ पे दिखाना है यूक्लिडियन डोमेन, तो हमें यूक्लिडियन डोमेन की डेफिनेशन लगेगी बार बार। तो मैं आपको बार बार याद रहे, बार बार इतना पीछे ना आना पड़े करके इसको कॉपी करके उधर लेके चलता हूं। तो चलिए हम यूक्लिडियन डोमेन की डेफिनेशन यहां से उठा लेते हैं। तो चलिए यूक्लिडियन डोमेन के लिए क्या दे रहा था आपको, सबसे पहले हमें दिखाना पड़ता वो क्या है, इंटीग्रल डोमेन है। तो चलिए हमने दिखा दिया ये क्या है, यहाँ पे एक इंटीग्रल डोमेन है। अब हमें दिखाना है कि यहाँ पे एलिमेंट ए विच इज नॉट इक्वल टू 0। और एक चीज याद रखना, जेड आई के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ सकते हैं, ये भी लिख दो, विथ इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, विथ इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्यों, देखो ए और बी क्या है, इंटीजर्स है। कितने नंबर ऑफ इंटीजर्स मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटीजर्स डाल सकता हूँ। तो ए प्लस आई बी का कितने कॉम्बिनेशन बन सकता मैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। तो जेड आई के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ सकते। तो पहला तो मैंने दिखा दिया इंटीग्रल डोमेन है जिसके पास कम से कम 2 एलिमेंट तो है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि यहाँ पे एक ऐसी मैपिंग एग्जिस्ट करती है कि मैं कोई भी अगर नॉन जीरो एलिमेंट लू डी का तो उसके लिए उसकी इमेज नॉन नेगेटिव बने। ठीक है, तो अब मुझे दिखाना पड़ेगा मैं एक ऐसी मैपिंग बनाऊं यहाँ पे जिसके लिए ए प्लस आई बी ऐसा कोई भी एलिमेंट लू तो उसकी नॉन नेगेटिव इमेज बने। तो चलिए ले लेते हैं। तो आप लिखेंगे डिफाइन अ मैपिंग डेल, किससे किस तक, जेड आई से जेड तक, सच दैट। अब आपको याद रखना है आपको इमेज बनाना है इसकी, ठीक है। तो सच दैट डेल ऑफ ए प्लस आई बी की वैल्यू, मुझे नॉन नेगेटिव जाना है, मुझे पता है ए और बी क्या है यहाँ पे, इंटीजर्स है। तो मैं इसको ले लूंगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कैसे डिनोट कर दिया मैंने इसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिनोट कर दिया, समझ में आया। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ले लिया हूं, आप कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो जेड आई का,
उसकी इमेज हमेशा ही कैसी बनेगी, पॉजिटिव बनेगी। मैं अगर दोनों नंबर भी नेगेटिव ले लूँ, जैसे -1 -5i भी ले लूँ, तो a की वैल्यू क्या हो गई -1, b की वैल्यू क्या हो गई -5। तो इसकी जब मैं इमेज लूंगा तो क्या आएगा, a का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी -5 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 -5 का स्क्वायर 25 तारा 26। तो आप देख रहे हैं, अब आप कोई भी यहाँ से ऐसा नंबर लो, उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएंगी, पॉजिटिव ही आएंगे, क्योंकि आपको यार एक चीज तो पता है कि a और b के अंदर आए तो नहीं आ सकता, क्योंकि a और b क्या है, यहाँ पे रियल नंबर्स में से एक है। a और b क्या है, इंटीजर्स है। इंटीजर्स किसका पार्ट होता है, रियल नंबर का पार्ट होता है। तब उसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स वैल्यू आ सकती क्या, नहीं आ सकती। ये चीज समझ में आया। तो a और b कोई भी नंबर ले लो, नेगेटिव पॉजिटिव, उनका स्क्वायर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमेशा क्या आएंगी, पॉजिटिव ही आएगी। तो देखो ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है क्या, कि अगर मैं कोई भी वैल्यू ऐसी लूँ जो नॉन जीरो है और वो डी को बिलोंग करती है, तो डेल ए की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आनी चाहिए। देख लेते हैं। पहले, अगर इफ a प्लस आई बी इज नॉन जीरो और ये एलिमेंट है z आएगा, तो मैंने अगर नॉन जीरो एलिमेंट लिया z आई का, देन डेल ऑफ a प्लस आई बी की वैल्यू क्या आएंगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमेशा ग्रेटर देन आएंगी 0 से। क्यों, आपको कह रहा है नॉन जीरो लेना है, जीरो एलिमेंट क्या होगा, 0 प्लस 0 आया आप नहीं ले सकते, ये होता है उसके लिए जीरो एलिमेंट होता है, क्योंकि 0 प्लस 0 आया क्या देगा, 0, तो वो जाएगा आपके लिए आपका जीरो एलिमेंट। जीरो नहीं लेना है तो मैं यहाँ पे 1 ले सकता हूँ। तो इस केस में जैसे 1 प्लस 0 आया लिया, तो a की वैल्यू क्या हो गई 1, b की वैल्यू क्या हो गई 0, तो a का स्क्वायर 1, b का स्क्वायर 0, क्या आ गई वैल्यू 1, 1 इज ग्रेटर देन 0। मैं इसे ले सकता हूँ 0 प्लस 1 आए, इस केस में भी वैल्यू क्या आ जाएंगी 1, जो है ग्रेटर देन 0। आप कोई भी नंबर ले लो, 0 माइनस आई ले लो, तो यहाँ पे 0 प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1, 0 प्लस 1 1 विच इज ग्रेटर देन 0। तो आप कोई भी नंबर ले लो a और b के जगह, अगर ये नॉन जीरो है, नॉन जीरो का मतलब a और b दोनों के दोनों एक साथ जीरो नहीं है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो दिस इंप्लाइज डेल ऑफ a प्लस आई बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो आप ग्रेटर देन 0 लिख के भी छोड़ सकते हैं, कंडीशन हमें क्या दिया था, 0 आ जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ग्रेटर देन आना चाहिए। तो आप यहाँ पे भी लिख के छोड़ सकते हैं, जो वैल्यू 0 से बड़ी है मैं बोल सकता कि वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ सकती है। ठीक है, समझ में आया? या तो आप वहीं पे लिख के छोड़ दो, आगे कंफ्यूजन ना हो आपको कि हम पूरी कंडीशन टिक कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। मेरा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है, ये वैल्यू 0 से बड़ी है, बस यहीं पे लिख के छोड़ दो। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हुई, क्या हो गई। सेकेंड कंडीशन क्या कहती है, दो एलिमेंट उठाओ यहाँ के और दिखाओ कि उनके मल्टीप्लीकेशन की इमेज बड़ी आती है किसी एक सिंगल एलिमेंट की इमेज से। तो चलिए अब दो एलिमेंट ले लेते हैं। दोनों एलिमेंट कैसे लेना है, नॉन जीरो। तो लेट, सेकंड कंडीशन लिख देता हूं ताकि आपको बाद में अच्छे से याद रहे। लेट a प्लस आई बी, ये भी नॉन जीरो एलिमेंट है, जेड आई का, c प्लस आई डी, ये भी नॉन जीरो एलिमेंट है, जेड आई का आएगा। दिस इंप्लाइज अगर मैं इमेज लेना चाहूं a प्लस आई बी की तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं इमेज लेना चाहूं c प्लस आई डी की तो क्या आएगा, c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करो। नाउ अगर मैं निकालू a प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी, तो क्या मिलेगा, a से मल्टीप्लाई करो, a इंटू सी ए सी, प्लस आई इंटू ए इंटू डी ए डी, प्लस आई इंटू बी इंटू सी आई बी सी, प्लस आई इंटू आई स्क्वायर जो होता है -1, फिर b इंटू डी आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो दिस इंप्लाइज क्या मिलेगा मुझे, ए सी माइनस बी डी प्लस आई इंटू ए डी प्लस
BC। ये हो गया वो दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो बताओ इस हिसाब से अगर मैं इसकी इमेज बनाना चाहूं तो इमेज ऑफ A प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी, ये क्या आएगा? ये आ जाएगा मेरे लिए ए सी माइनस बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी प्लस बी सी का स्क्वायर। आएगा ऐसा? किसी को कोई दिक्कत नहीं आता, कोई डाउट नहीं? कैसे किए समझा ना सबको? और ये फॉर्मूला हम क्यों लगा पाए? क्योंकि आपको याद रखना है अगर ए प्लस आई बी ये एलिमेंट है जेड आई का, सी प्लस आई डी ये एलिमेंट है जेड आई का, तो इनका मल्टीप्लीकेशन भी किसके अंदर आएगा? जेड आई के अंदर आएगा। आएगा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? समझ में आया पक्के में कैसे किए? उम्मीद है ये चीज समझ में आई होंगी आपको पक्के में, क्योंकि याद रखिएगा जेड आई क्या है हमारे लिए? हमारी सब रिंग है? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? उम्मीद है यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? इसे सिंप्लीफाई करना है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या रहेगा? ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर आएगा। अब आपको यहाँ पे कुछ कटता हुआ दिख रहा है क्या? देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ए है, ए के साथ सी मल्टीप्लीकेशन में, सी मल्टीप्लीकेशन में, बी मल्टीप्लीकेशन में, बी मल्टीप्लीकेशन में, डी मल्टीप्लीकेशन में, डी मल्टीप्लीकेशन में। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव वाली वैल्यू कैंसिल हो गई। हो गई? अब आप देखिए यहाँ पे आपको कुछ चीज सेम दिख रही है क्या? यहाँ पे मुझे दिख रहा है ए सी स्क्वायर, यहाँ पे दिख रहा है बी सी स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ से सी स्क्वायर को निकाल लूँ कॉमन, तो यहाँ से क्या बचेगा? पहला वाले से बचा ए स्क्वायर प्लस दूसरा वाले से बचा बी स्क्वायर, और क्या कॉमन निकला? सी स्क्वायर निकला। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी डी दिख रहा है, यहाँ पे भी डी दिख रहा है कॉमन, तो मैं यहाँ से डी स्क्वायर को निकाल लेता हूँ कॉमन, क्योंकि वैल्यू क्या है? में स्क्वायर में। तो यहाँ से क्या बचेगा? बी स्क्वायर। यहाँ से क्या बचेगा? ए स्क्वायर। और दोनों एडिशन में, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोनों में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन है, तो निकाल लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो एक आई की वैल्यू आ गई आपकी डेल। तो डेल ऑफ ए प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी, इसकी वैल्यू क्या आई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और मुझे पता है कि ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर या इक्वल आ सकती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। क्यों? एक इंटीजर में अगर आप दूसरा इंटीजर मल्टीप्लाई करो, दोनों के दोनों कैसे इंटीजर है? पॉजिटिव इंटीजर से। दो पॉजिटिव इंटीजर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करो तो या तो आपको सेम वैल्यू मिलेंगी या तो बड़ी वैल्यू मिलेंगी। जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है 5, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है 1, तो 5 1 जार आ जाएगा 5 आ रहा है। तो इस केस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर दोनों का मल्टीप्लिकेशन वाली वैल्यू कैसी है? सेम है। लेकिन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अगर आ रहा है 2, 5 2 जार 10, तो इस केस में वाली वैल्यू बड़ी आ रही है। आ रही है? समझा? तो वाली जो वैल्यू है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये हमेशा बड़ा रहेगा या इक्वल रहेगा? कैसे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये क्या है? ये है इमेज ऑफ ए प्लस आई बी। तो मैं ऐसा कह सकता क्या कि इमेज ऑफ ए प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी ये बड़ा है या इक्वल है इमेज ऑफ ए प्लस आई बी से। आएगा? तो दो एलिमेंट के मल्टीप्लिकेशन का इमेज या तो बड़ा आएगा या तो इक्वल आएगा सिंगल एलिमेंट की इमेज से। सेम चीज आप इसके लिए भी प्रूव कर सकते हैं कि बड़ा आएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर से। तो सेम है कि दो एलिमेंट के मल्टीप्लिकेशन की इमेज हमेशा बड़ी आएंगी या इक्वल आएंगी सिंगल एलिमेंट की इमेज से।
आएगा। तो आपने दूसरा पार्ट भी प्रूव कर लिया। अब बचा है हमारे पास लास्ट पार्ट कि आप कोई भी एलिमेंट उठाओ आर्बिट्ररी डी के अंदर का, नॉन जीरो एलिमेंट लो डी के अंदर का, तो वहां पे क्यू आर ऐसे दो एलिमेंट डी के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। किस तरीके से कि ए की वैल्यू आएंगी बी क्यू प्लस आर, जहां पे या तो आर जीरो होगा या तो डेल आर विल बी लेस देन डेल बी। आएगा ऐसा? किसी को कोई दिक्कत नहीं आता? तो चलिए अब हमें आना हमारी थर्ड प्रॉपर्टी की ओर। तो तीसरी प्रॉपर्टी के लिए मैं क्या करूंगा, लेट ए प्लस आई बी, ये कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लूंगा मैं मेरा जेड आई का, एंड सी प्लस आई डी, ये एक नॉन जीरो एलिमेंट ले लूंगा मैं मेरा जेड आई का। अब मुझे क्या दिखाना है कि यहां पे दो एलिमेंट Q और R एग्जिस्ट करेंगे मेरे ZI के अंदर। किस तरीके से कि पहला एलिमेंट इक्वल आ जाए जिस एलिमेंट से आप नॉन जीरो एलिमेंट से डिवाइड कर रहे हैं इनटू Q प्लस R से, जहां पे या तो R की वैल्यू 0 हो जाए या तो इमेज ऑफ R छोटी आ जाए इमेज ऑफ C प्लस I D से। यही प्रूफ करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, डिवीजन एल्गोरिदम लगाना है। तो चलिए मैं ऐसा करता हूं, मैं दोनों नंबर को डिवाइड करके देखता हूं। मैं ले लेता हूं कंसीडर ए प्लस आई बी डिवाइड बाय सी प्लस आई डी, दोनों को कर दिया मैंने डिवाइड। अब देखो यार, डिनोमिनेटर में कभी भी इमेजिनरी नंबर रखते क्या? नहीं, तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते। तो ए प्लस आई बी डिवाइड बाय सी प्लस आई डी को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ सी माइनस आई डी डिवाइड बाय सी माइनस आई डी से। तो न्यूमरेटर में क्या मिलेगा, ए मल्टीप्लाई होगा सी से, माइनस आई इंटू ए डी हो जाएगा, प्लस आई इंटू बी सी हो जाएगा, और आई इंटू आई हो जाएगा आई स्क्वायर की वैल्यू रहती है -1, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और बी जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा डी से, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में आएगा ए स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या रहेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहेगा। तो आपको a प्लस आई बी डिवाइड बाय सी प्लस आई डी क्या मिलेगा, यहां पे ए सी प्लस बी डी प्लस आई कॉमन निकालो बी सी माइनस ए डी डिवाइड बाय नीचे आ जाएगा सी स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, माइनस इंटू माइनस प्लस डी स्क्वायर आएगा। तो मैं इसे इस तरीके से तोड़ सकता हूं क्या, ए प्लस आई बी डिवाइड बाय सी प्लस आई डी, ये आ जाएगा ए सी प्लस बी डी डिवाइड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस आई इंटू बी सी माइनस ए डी डिवाइड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आएगा। अब आपको पता है a इंटू सी प्लस बी इंटू डी, ए सी बी डी सबके सब क्या है यहाँ पे इंटीजर्स है, तो इनका मल्टीप्लीकेशन एडिशन क्या बनाएगा, इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर, इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर, यानी कौन से फॉर्म में आ रहे, p बाय q के फॉर्म में आ रहे। तो p बाय q के फॉर्म में जो भी एलिमेंट आता है वो किसके अंदर जाता है, वो एलिमेंट जाता है आपका रैशनल नंबर के अंदर, मतलब q के अंदर जाता है। तो मैं क्या करूंगा, इसको डिनोट कर दूंगा किसी एक आपके लेटर से और इसको डिनोट कर दूंगा किसी एक लेटर से, कर देंगे। तो मैं चलो इसको r से कर देता हूँ, उसको s से करता हूँ। तो लेट r ले लेता हूँ ए सी प्लस बी डी डिवाइड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये भी आएगा इंटीजर के अंदर, एंड s जो है बी सी माइनस ए डी डिवाइड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये भी आ जाएगा इंटीजर के अंदर। तो दिस इंप्लाइज मेरा जो a प्लस आई बी डिवाइड बाय सी प्लस आई डी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएंगी, r प्लस आई एस आ जाएंगी, आएगी। समझा किस तरीके से लिखा इसे, इस पे किसी को भी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। कैसे लिख लिए समझा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या है, एक p बाय क्यू फॉर्म की वैल्यू है, तो आप लिखेंगे therefore there exist integers, अब मैं कौन से इंटीजर्स ले लूं यहाँ पे, mn ले लेता हूं,
इंटीजर्स m n सच दैट m और n इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे किस तरीके से कि मॉड ऑफ r माइनस m इज लेस देन इक्वल टू 1/2 एंड मॉड ऑफ दूसरा क्या था हमारा s माइनस n इज लेस देन इक्वल टू 1/2। अब ये चीज आप समझिए नंबर लाइन से। सपोज ये नंबर लाइन है 0 1 2 3 एंड सो ऑन। यहाँ पे कहीं पे आएगा 1.5 2.5 0.5। अब आप एक चीज बताइए 0.5 का मतलब क्या होता है 1/2 होता है। तो ये कौन से फॉर्म में है p/q के फॉर्म में है। इस फॉर्म में तो देखो अगर मैं r की वैल्यू यहां पे ले लू 0 r की वैल्यू अगर मैं ले लू 1/2 क्योंकि हमारा जो r है वो क्या है आपका एक रैशनल नंबर है। तो अगर मैं r की वैल्यू ले लू 1/2 तो देखो मैं m की वैल्यू क्या ले सकता हूं 0 ले सकता हूं। किस तरीके से कि मॉड ऑफ r यानी 1/2 माइनस m मतलब 0। ये वाली वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1/2 आएंगी। 1/2 में से 0 गया कितना आएगा 1/2। तो 1/2 इक्वल टू 1/2 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही क्या हो रही। मतलब क्या कहना चाहता है कि आपके पास अगर कोई भी एक रैशनल नंबर है तो आप इसके आसपास में एक ऐसा इंटीजर ढूंढ सकते हैं कि उस रैशनल नंबर और इंटीजर के बीच के डिफरेंस के मॉड की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1/2 है। जैसे मैं यहाँ पे ऐसा भी ले सकता था r अगर मुझे 1/2 दिया हुआ है तो मैं m की वैल्यू 1 भी ले सकता था। किस तरीके से कि मॉड ऑफ r कितना है 1/2 माइनस m कितना है 1 1/2 में से 1 गया था आएगा -1/2 तो इक्वल आ जाएगा 1/2 से। इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या कर रहा है। उम्मीद है यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होंगी। अब आप सपोज करो कि हमारे पास एक वैल्यू है हम ले लेते हैं 5/3 ले लेते हैं। चलिए तो 5/3 कितना आएगा 3 1 जार 3 यहां से बचेगा 2 3 6 जार 18 आएगा। तो हम लोग कहां पे आ रहे हैं 1.6 मतलब ये इस साइड आ रहा है। तो यहां पे एक वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है 5/3। अब देखो 5/3 ये क्या है एक रैशनल नंबर है। तो इस 5/3 के आसपास क्या एग्जिस्ट कर रहा है एक इंटीजर एग्जिस्ट कर रहा है 2। किस तरीके से कि अगर आप मॉड लेंगे किसका r यानी 5/3 माइनस इस इंटीजर का तो इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल टू 1/2 आएंगे। आप कोई भी नंबर लेके ट्राई करो तो 3 2 जार क्या आएगा 6 5 में से 6 गया तो -1/3 -1/3 कितना होता है 1/3 होता है। और 1/3 की वैल्यू कितनी आती है अगर आप 3 को डिवाइड करेंगे 1 से तो 3 0 जार 0 आएगा 3 3 जार 9 तो आ रहा है 0.33। ये छोटा है 0.5 से आ रहा है। आप कोई भी नंबर ले लो आपको हमेशा ये वैल्यू कैसी मिलेंगी ट्रू मिलेगी। क्यों क्योंकि ये जो नंबर होता है ये क्या होता है मिड पॉइंट होता है। जो आपने 1/2 लिया है वो क्या होता है किसी भी चीज का मिड पॉइंट होता है। 0 से 1 के बीच में 0.5 मिड पॉइंट है 1 और 2 के बीच में। तो देखो जो पिछली वैल्यू थी इसमें मैंने 0.5 ऐड कर दिया यानी 1/2 ऐड कर दिया। 2 और 3 के बीच मैंने 2 में 1/2 ऐड कर दिया यानी जो भी आपका आप बनाते हैं p/q फॉर्म उस पे एक इंटीग्रल पार्ट होता है और एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है। जैसे आप कोई भी नंबर ले लो जैसे मैंने लिया हूं 9/2 मैं 9/2 को क्या लिख सकता हूं 4 + 1/2 ले सकता हूं। मतलब मुझे 4 जो इंटीजर है इस पे बस 1/2 ऐड करना है तो मैं कहां पे पहुंच जाऊंगा 4.5 में पहुंच जाऊंगा यानी 9/2 में। तो याद रखिएगा हर एक p/q यानी रैशनल नंबर के पास एक इंटीजर इस तरीके से एग्जिस्ट करता है कि उस रैशनल नंबर माइनस उस इंटीजर के बीच के डिफरेंस का मॉड हमेशा लेस देन या इक्वल होता है 1/2
2 से। ये चीज आपको कर लेना है याद, पक्के में याद रहेंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या करूंगा, ये वाली वैल्यूज को यहाँ पे यूज करूंगा, तो मैं लिखूंगा लेट, मैं अल्फा से डिनोट कर लेता हूं आर माइनस एम एंड बीटा से डिनोट कर लेता हूं एस माइनस एम। कर सकता? तो बताओ क्या मिलेगा। आर माइनस एम को मैंने डिनोट किया हूँ अल्फा से, तो आएगा मॉड ऑफ अल्फा इज लेस देन इक्वल टू 1/2, और एस माइनस एन को क्या हूँ बीटा से, तो मॉड ऑफ बीटा इज लेस देन इक्वल टू 1/2। स्क्वायर ले लो, मॉड हट जाएगा, तो अल्फा का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, एंड बीटा का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। तो अल्फा का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1/4, बीटा का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1/4। मिल गया ऐसा? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? किस तरीके से बना है ये चीज समझ में आ गई सबको? उम्मीद है यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमने बताया कि यहाँ पे एक इंटीजर भी एग्जिस्ट कर रहा है जिसको हम यूज करके वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। उम्मीद है यहां तक किसी को भी कोई भी तकलीफ हुई नहीं होगी। किस तरीके से लेके चल रहे समझ रहा है ना? अब हम वापस आते हैं हमारी इक्वेशन 1 पे। अच्छा, अगर हम यहाँ से अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस आई बीटा भी निकालना चाहे तो आप वो भी देख सकते हैं। अगर हम अल्फा प्लस आई बीटा निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू है आर माइनस एम प्लस आई टाइम्स बीटा की वैल्यू है एस माइनस एन। इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेंगी आगे देख लेंगे। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, आर प्लस आई एस एक वैल्यू बन रही है और माइनस कॉमन निकालेंगे तो एम प्लस आई एन एक वैल्यू बन रही है। इसकी आगे जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी हमें नहीं पता, लेकिन हमने निकाल के रख लिया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या दिया हुआ है आपको, ए प्लस आई बी प्लस सी प्लस आई डी इज इक्वल टू आर प्लस आई एस। अब आप देखिए यहाँ पे हमारे पास आर की वैल्यू है क्या, हमारे पास आर की वैल्यू यहां से क्या आ जाएंगी, अल्फा प्लस एम। तो मैं इसे लिख सकता हूं ए प्लस आई बी डिवाइड बाय सी प्लस आई डी इज इक्वल टू अल्फा प्लस एम प्लस आई टाइम्स, इसी तरीके से एस की वैल्यू है क्या, एस क्या आ जाएगा, बीटा प्लस एन। हमने इसे कुछ इक्वेशन नहीं दिया था तो इसे ए देता हूं और लिख देता हूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए। तो आर और एस को हमने यहां पे क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो क्या बना, अल्फा प्लस एम प्लस आई बीटा प्लस एन। तो मैं इसे ऐसा लिख सकता क्या, ए प्लस आई बी डिवाइड बाय सी प्लस आई डी इज इक्वल टू, आई वाला पार्ट एक साथ लेके आता हूं तो आ जाएगा अल्फा प्लस आई बीटा प्लस एम प्लस आई एन, आएगा इस तरीके से। तो चलो मैं इसे आगे ले लूंगा, इसे पीछे ले लूंगा। तो मैं ऐसा लिख सकता क्या, ए प्लस आई बी इज इक्वल टू सी प्लस आई डी, यहाँ पे डिवीजन में, इधर गया मल्टीप्लीकेशन में, इंटू एम प्लस आई एन प्लस सी प्लस आई डी यहाँ पे डिवीजन में था, उधर गया मल्टीप्लीकेशन में और जाके मल्टीप्लाई होगा अल्फा प्लस आई बीटा से। अब आप इसे समझिएगा, ठीक है। हमने यहाँ पे लगा रहे हैं, हमें अल्फा प्लस आई बीटा क्या बन रहा है ये नहीं पता, लेकिन हमें पता है m और n क्या है, इंटीजर्स है। तो अगर m और n इंटीजर्स है तो ये नंबर किसके अंदर आ जाएगा, zi के अंदर। c प्लस आई डी किसका एलिमेंट लिया था हमने, zi का। a प्लस आई बी किसका एलिमेंट लिया था, zi का। तो ये तीन एलिमेंट तो पक्के में किसके हैं, zi के। ये भी एलिमेंट है zi का, इसका नहीं पता अभी तक क्या है ये चीज समझ में आया। ये सब के सब एलिमेंट किसके लिए हैं आपने, zi के लिए। तो चलिए अब हम एक एक चीज इसको प्रूव करेंगे। इसे मैं देता हूं इक्वेशन नंबर बी। दिस इंप्लाइज, मैं इसे से लिख सकता क्या, ए प्लस आई बी जैसा था वैसा, यहाँ पे वैल्यू प्लस में, इधर जाएंगी तो माइनस में। तो सी प्लस आई डी इंटू एम प्लस आई एन इज इक्वल टू सी प्लस आई डी इंटू अल्फा प्लस आई बीटा। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, प्लीज इसे समझिएगा। एक चीज बताइए, सी प्लस आई डी किसका एलिमेंट है, zi का।
m प्लस आई एन किसका एलिमेंट है? Zi का। क्यों? m और n क्या है? इंटीजर है। अगर m n इंटीजर है तो m प्लस आई एन किसके अंदर जाएगा? Zi के अंदर। दोनों के दोनों अगर Zi के एलिमेंट है तो इनका मल्टीप्लीकेशन भी किसके अंदर आएगा? Zi के अंदर। तो c प्लस आई डी इंटू एम प्लस आई एन ये भी किसके अंदर आएगा? Zi के अंदर आएगा। अब आप समझिए, ये एलिमेंट Zi का है, ये एलिमेंट Zi का है, Zi सब रिंग है, मतलब इनका डिफरेंस भी किसके अंदर आएगा? Zi के अंदर। और यहाँ पे a प्लस आई बी एलिमेंट है Zi का, c प्लस आई डी इंटू एम प्लस आई एन एलिमेंट है Zi का। तो दिस इंप्लाइज इनका डिफरेंस यानी a प्लस आई बी माइनस सी प्लस आई डी इंटू एम प्लस आई एन ये भी किसका एलिमेंट आ जाएगा? Zi का एलिमेंट आ जाएगा। आएगा। तो ये पूरा का पूरा लेफ्ट हैंड साइड किसका एलिमेंट बन गया? Zi का। तो राइट हैंड साइड ने कोई पाप किया क्या? नहीं, वो भी Zi का एलिमेंट बन जाएगा। दिस इंप्लाइज सी प्लस आई डी इंटू अल्फा प्लस आई बीटा ये भी एलिमेंट बन रहा है Zi का। बन रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो आप लिखेंगे इस एलिमेंट को। अब देखो, इतना बड़ा बड़ा लिखने से अच्छा मैं क्या करता हूं, इसको किसी एक एलिमेंट से डिनोट कर देता हूं, इसको किसी एक एलिमेंट से डिनोट करता हूं। तो लेट m प्लस आई एन इसको मैं Q1 से डिनोट कर देता हूं। एंड अच्छा चलो, अगर ये Q1 से डिनोट किया, देखते जाओ एक बार में। m प्लस आई एन को अगर मैंने Qn से डिनोट किया, m प्लस आई एन किसका एलिमेंट है? Zi का। तो ये भी एलिमेंट हो जाएगा Zi का। एंड सेकेंड c प्लस आई डी इंटू अल्फा प्लस आई बीटा इसको मैं डिनोट कर देता हूं R1 से। तो ये भी किसका एलिमेंट बन जाएगा? दिस इंप्लाइज R1 विल बी एलिमेंट ऑफ Zi। ऐसा इंप्लाइज डाल के करो। दिस इंप्लाइज Q1 इज एन एलिमेंट ऑफ Zi आएगा। अब इससे हमारी इक्वेशन हो जाएंगी चेंज। तो इक्वेशन बी बिकम्स क्या बन जाएंगी? a प्लस आई बी, आपको भी समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों लिखे। a प्लस आई बी इज इक्वल टू सी प्लस आई डी इंटू एम प्लस आई एन को मैंने डिनोट किया Q1 से, प्लस सी आई डी अल्फा आई बी, सी आई डी अल्फा आई बी इसको डिनोट किया R1 से, वेयर Q1 R1 दोनों के दोनों एलिमेंट आए Zi के। अब आप देखिए, जब हम लोगों ने पढ़ा था तो हम लोगों ने देखा था कि अगर आप कभी भी एक एलिमेंट को D के डिवाइड करते हैं नॉन जीरो एलिमेंट D से, तो वहां पे दो एलिमेंट D के अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए। किस तरीके से कि A की वैल्यू ऐसी आनी चाहिए कि B इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, जहां पे R जीरो हो या तो इमेज ऑफ R लेस हो इमेज ऑफ B से होनी चाहिए। तो देखो, हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि जब आप एक वैल्यू को डिवाइड करते हो एक नॉन जीरो वैल्यू से, तो एक क्वोशिएंट और रिमाइंडर एग्जिस्ट कर रहा है Zi के अंदर। बस अब दिखा देना है, या तो R1 जीरो होगा या तो इमेज ऑफ R1 छोटी होंगी इसकी इमेज से। तो अब देखेंगे केस 1, इफ R1 इज जीरो, हो सकता है R1 की वैल्यू क्या हो सकती है? जीरो हो सकती है। देन देयर इज नथिंग टू प्रूव। क्यों? क्योंकि यह यूक्लिडियन डोमेन बन जाएगा। तो देन देयर इज नथिंग टू प्रूव की जगह लिख दो देन Zi इज यूक्लिडियन डोमेन। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि R1 की वैल्यू या तो जीरो आनी चाहिए, जीरो आ गई तो भी हो जाएगा, या तो उसकी इमेज छोटी आनी चाहिए, या तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, या तो ऐसा लिख सकते हैं, देन देयर इज नथिंग टू प्रूव।
केस टू इफ R1 एक नॉन जीरो एलिमेंट हो इसका, तो उस केस में हमें क्या प्रूव करना है कि इमेज ऑफ R1 छोटी आ जाए इसकी इमेज से, आ जाए तो हमें निकालना है इमेज ऑफ R1। तो आ जाएगा इमेज ऑफ R1 क्या है, R1 कहाँ गया भाई हमारा, R1 कहाँ पे डाले थे हमने, यहीं पे, सॉरी। R1 क्या है, C प्लस आई डी इंटू अल्फा प्लस आई बीटा, इसकी इमेज निकालना है। तो चलो मैं इसको एक बार में मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिखता हूँ। सी इंटू अल्फा हो जाएगा सी अल्फा प्लस आई इंटू सी बीटा प्लस आई इंटू डी अल्फा इंटू आई स्क्वायर, जो हो जाएगा -1 डी बीटा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, रियल पार्ट आ रहा है सी अल्फा माइनस डी बीटा प्लस आई कॉमन निकालेंगे तो आएगा सी बीटा प्लस डी अल्फा, आएगा ऐसा। इसकी बस क्या निकालना है, इमेज निकालना है। इमेज कैसे निकालते, हमने लिया था a प्लस आई बी की इमेज होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी इनका स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ पे आ जाएगा सी अल्फा माइनस डी बीटा का स्क्वायर प्लस सी बीटा प्लस डी अल्फा का स्क्वायर। तो बताओ क्या आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी का स्क्वायर आएगा। कुछ कट रहा है क्या, 2 है 2 है, सी है मल्टीप्लीकेशन में सी है, अल्फा मल्टीप्लीकेशन में अल्फा, डी मल्टीप्लीकेशन में डी, बी मल्टीप्लीकेशन में बी, एक प्लस में एक माइनस में, दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे भी सी का स्क्वायर है, यहाँ पे भी सी का स्क्वायर है, निकाल लो कॉमन। तो क्या बचा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बचा। यहाँ पे डी स्क्वायर, यहाँ पे डी स्क्वायर, निकाल लो कॉमन। तो क्या बचा यहाँ से, बीटा स्क्वायर, यहाँ से अल्फा स्क्वायर, तो बचा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी क्या ही वैल्यू, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आया। अब देखिए वाली स्टेप, हमें पता है अल्फा स्क्वायर की सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है, अल्फा स्क्वायर की सबसे बड़ी वैल्यू हो सकती है 1/4, यानी अल्फा स्क्वायर हमेशा लेस देन इक्वल रहेगा 1/4 से, बीटा स्क्वायर हमेशा लेस देन इक्वल रहेगा 1/4 से। ऐड कर दो दोनों को तो हम बोल सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमेशा लेस देन इक्वल रहेगा 1/4 प्लस 1/4 से, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ लेस देन इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 लिख सकता। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 मैं लिख सकता इसकी जो वैल्यू आएंगी आएंगी लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू 1/4 प्लस 1/4, 1/4 प्लस 1/4 कितना होता है, 1/2 होता है। और मुझे पता है हाफ ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यह हमेशा छोटा आएगा कैसे, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और अगर आप लोगों को याद हो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर यही काय की वैल्यू होती है, डेल्टा सी प्लस आई डी की, यानी इमेज ऑफ सी प्लस आई डी क्या आएगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो मैंने क्या प्रूव कर दिया, देयरफॉर इमेज ऑफ, किसकी इमेज निकालता मैंने, R1, इमेज ऑफ R1 इज लेस देन किससे, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, जो वैल्यू है इमेज ऑफ सी प्लस आई डी से आएगा। तो आप ऐसा करो, यहाँ पे ऐसा लिखो, देन देर इज नथिंग टू प्रूव, ऐसा लिखो, केस 1 केस 2 लिखो और यहाँ पे डालो फ्रॉम अबव टू केसेस वी कैन कंक्लूड दैट, या तो फ्रॉम अबव टू केसेस वी कैन कंक्लूड दैट लिख सकते, या तो आप लिख सकते हैंस वी कैन कंक्लूड, वी कैन कंक्लूड दैट, क्या कंक्लूड कर सकते हैं आप, कि हमने पूरी कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। देखो हमने क्या क्या बता दिया यहाँ पे, पहली तो चीज हमने बता दिया ZI, ये क्या है, एक इंटीग्रल डोमेन है जिसपे बहुत सारे एलिमेंट है, तो एलिमेंट की तो बात ही नहीं है।
कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट उठाओ तो उनकी इमेज पॉजिटिव बन रही है। फिर उसके बाद हमने दिखाया कि अगर आप दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं नॉन जीरो तो उनकी जो इमेज बन रही है वो सिंगल एलिमेंट की इमेज से बड़ी या इक्वल बन रही है। और तीसरा हमने दिखाया कि अगर आप कोई भी रैंडम एलिमेंट उठाते हैं जेड आई का, उसको एक नॉन जीरो एलिमेंट से डिवाइड करते हैं तो वहां पे एग्जिस्ट कर रहे हैं आपके दो जेड आई के एलिमेंट, जिसको हमने डिनोट किया है Q1 और R1 से। किस तरीके से कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, जहां पे या तो रिमाइंडर जीरो हो जाएगा या तो अगर रिमाइंडर जीरो नहीं है तो जो इमेज ऑफ R1 आ रही है वो छोटी आ रही है इमेज ऑफ डिविजर से आ रही है। तो हेंस वी कैन कंक्लूड दैट Zi is an Euclidean domain. Zi is an Euclidean domain और यही आपको प्रूव करना था। और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर होता है समाप्त। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करते चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।